सोचिए, भारत सरकार एक बहुत बड़ी मशीन है और इस मशीन के लाखों पुर्जे हैं हमारे सिविल सेवक। लेकिन आखिर वो कौन सी रूल बुक है जो इस पूरी मशीन को चलाती है? तो आज हम इसी कोड को डिकोड करने वाले हैं, जो टॉप अधिकारियों की भर्ती से लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे मुश्किल फैसलों तक हर चीज को कंट्रोल करता है। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है ना? हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को चलाते हैं और जिनकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है। तो आखिर ये फैसला लेता कौन है कि आपकी नियुक्ति हुई? चलिए इसकी शुरुआत बिल्कुल टॉप से करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पिरामिड के टॉप पर चलते हैं, ग्रुप ए अधिकारी। इन्हें आप सरकारी नीतियों का आर्किटेक्ट और चीफ इंजीनियर समझ सकते हैं। सवाल ये है कि उन्हें उस बड़े ऑफिस की चाबियां मिलती कैसे हैं? देखिए, इस मामले में रूल बुक एकदम क्लियर है। जितने भी टॉप ग्रुप ए पद हैं, चाहे वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो या ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, उन सब के लिए जो फाइनल अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं, वो है भारत के राष्ट्रपति। इससे पता चलता है कि इन भूमिकाओं को देश के लिए कितना ज्यादा जरूरी माना जाता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल भी तो है ना? क्या राष्ट्रपति वाकई हजारों अपॉइंटमेंट लेटर्स पर खुद साइन करते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। और यहीं पर किसी भी बड़े संगठन का एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, डेलीगेशन, यानी अपनी शक्तियों को किसी और को सौंपना। तो होता यह है कि राष्ट्रपति इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी को डेलीगेट कर सकते हैं और करते भी हैं। ये जो अपॉइंटमेंट करने की पावर है, वो संबंधित मंत्री को, उस डिपार्टमेंट के हेड को या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG जैसे दूसरे संवैधानिक अधिकारियों को भी दी जा सकती है। अब ये जो पावर देने का काम है, ये दो तरीकों से होता है। एक होता है जनरल ऑर्डर, जो एक साथ कई मामलों के लिए बड़े पैमाने पर अधिकार दे देता है, या फिर एक स्पेशल ऑर्डर जारी किया जा सकता है जो किसी एक खास केस या किसी एक खास सर्विस के लिए ही होता है, ताकि कंट्रोल थोड़ा टारगेटेड रहे। अच्छा, तो ये तो हो गई टॉप लेवल की बात। अब जरा सरकार के इंजन रूम में चलते हैं। ग्रुप बी, सी और डी के लाखों कर्मचारी, ये लोग असल में नौकरशाही की रीढ़ हैं और इनके अपॉइंटमेंट के नियम थोड़े से अलग हैं। तो इन ग्रुप्स में ना मामला दो हिस्सों में बटा हुआ है और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो ध्यान से समझते हैं। एक तरफ है केंद्रीय सिविल सेवाएं। ये ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज हैं और इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी का नाम रूल बुक के शेड्यूल में साफ साफ लिखा होता है। दूसरी तरफ है सामान्य केंद्रीय सेवा, जिसमें वो पद आते हैं जो किसी फॉर्मल सर्विस का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रपति तय करते हैं कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है, लेकिन इतने बड़े सिस्टम में जवाबदेही भी तो होनी चाहिए। क्या होता है जब कोई नियम तोड़ता है? और ये सवाल हमें लाता है एक गंभीर विषय पर, अनुशासनात्मक कार्रवाई, जिसकी शुरुआत होती है सस्पेंशन से। तो चलिए अब सस्पेंशन को समझते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी प्रोसीजरल टूल है, लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, ये अपने आप में कोई सज़ा नहीं है। सस्पेंशन का सीधा सा मतलब है किसी को अस्थायी तौर पर, मतलब टेम्परली, काम करने से रोक देना। सबसे जरूरी बात यह है कि इस दौरान वो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी तो रहता है, बस उसे काम करने की इजाजत नहीं होती। और ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, सस्पेंशन को सजा नहीं माना जाता। ये बस एक प्रिकॉशनरी मेजर है, एक एहतियाती उपाय। इसका मकसद सिर्फ ये पक्का करना है कि बिना किसी दखलंदाजी के एक निष्पक्ष जांच हो सके। किसी अधिकारी को सस्पेंड करने के पीछे 3 बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली, अगर उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी जांच चल रही हो या शुरू होने वाली हो। दूसरी, अगर उन पर देश की सुरक्षा के खिलाफ किसी गतिविधि में शामिल होने का शक हो। और तीसरी, अगर वो किसी क्रिमिनल केस का सामना कर रहे हों। अब बात करते हैं उन सिचुएशंस की जहां सस्पेंशन ऑटोमेटिक हो जाता है, मतलब कोई सोच विचार नहीं, बस हो गया। इसे डीम्ड सस्पेंशन भी कहते हैं। 48 घंटे, बस इस नंबर को याद रखिए। यही वो मैजिक नंबर है, वो टाइम लिमिट है जो बिना किसी फॉर्मल ऑर्डर के ऑटोमेटिक सस्पेंशन को ट्रिगर कर देता है। तो इसका ट्रिगर क्या है? बहुत सिंपल है। अगर किसी सरकारी अफसर को किसी भी वजह से 48 घंटे से ज्यादा कस्टडी में रखा जाता है, या फिर अगर उन्हें दोषी ठहराकर 48 घंटे से ज्यादा की जेल की सजा हो जाती है, तो उन्हें ऑटोमेटिकली सस्पेंड मान लिया जाता है। लेकिन क्या सस्पेंशन हमेशा के लिए चल सकता है? जवाब है नहीं। सिस्टम में चेक एंड बैलेंस भी है, और यहीं पर आती है एक जरूरी रिव्यू प्रोसेस की बात।
देखिए, ये प्रोसेस पावर के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए बनाया गया है। जैसे ही सस्पेंशन का ऑर्डर निकलता है, एक घड़ी शुरू हो जाती है। 90 दिनों के अंदर अंदर इसकी समीक्षा होनी ही चाहिए। फिर एक कमेटी तय करती है कि इसे जारी रखे या खत्म कर दे। और अगर इसे बढ़ाया भी जाता है तो वो एक बार में 180 दिनों से ज्यादा नहीं हो सकता। और अब आता है इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा सेफ्टी वॉल्व। अगर किसी भी वजह से वो 90 दिन की डेडलाइन मिस हो जाती है तो जानते हैं क्या होता है? वो सस्पेंशन ऑर्डर अपने आप खत्म, वो रद्द हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। तो हमने नियुक्ति से लेकर निलंबन तक के इस पूरे रूल बुक को समझा। ये नियम एक बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को चलाने के लिए बने हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये रूल्स जवाबदेही और किसी कर्मचारी के अधिकारों की सुरक्षा, इन दोनों के बीच सही बैलेंस बना पाते हैं?